नेक्स्ट उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी, ये देखें जी, ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है? ये जो नवारुल्लाह काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलूँ, आपने खुद ही बात कर दी है हिम्मत है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कांटेक्ट करता है कि भाई लाओ आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे और मैं इनसे ये इन्होंने एक वादा करना है कि ये प्रोग्राम वैसे ही चला। তো বন্ধুরা, পাকিস্তানের এই মুহূর্তে কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছে একটি স্টেটমেন্টে, যে স্টেটমেন্টটি কাশ্মীরের অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে সকলকে অবাক করার দেওয়ার মতন একটি স্টেটমেন্টকে জারি করে উনি। ওনার সেই স্টেটমেন্টের বক্তব্য এটাই যে কাশ্মীরের জন্য পাকিস্তান একটি নয় 300টি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ভারতের সাথে, বা যুদ্ধ করতে চায় তারা। তবে আমার এখানে সরল মনে সহজ একটা প্রশ্ন ছিল তাদের কাছে, যে 300 যুদ্ধ বাদ দিন, একটি যুদ্ধ করার জন্য তাদের ট্যাঙ্কে ঢালার জন্য কোনো তেল আছে তো? এমনকি আজকের দিনে তারা একটি ছাড়ুন 300টি যুদ্ধটা লড়ার মতন কি ক্যাপাবিলিটি আছে? আবার ইন্ডিয়ার মতো দেশের সাথে যারা বর্তমান সময়ে বড় একটা ইকোনমি, এই বিষয়ের উপর পাকিস্তানের আমজনতাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। এমন ভিডিও পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। दिलशाद भाई, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज़्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर ले के रहेंगे, ये वो, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिस पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में, और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगे लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम?
भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। नहीं, उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो है हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की और गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल, अभी देखें अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है जी हम 300 जंगे, लोग लड़े क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो हैं वो इकानमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था तो यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है, और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता है कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो है वही बात कर रहे हैं, जंग की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। और हाँ जी, अच्छा दिलशाद भाई, ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन उठती है, कभी कोई चकवाल में अटैक करती है, कभी कोई बन्नू में अटैक करती है, कभी कोई बलोचिस्तान में अटैक करती है। हम उनको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी फोर्सेस के 23 जवान जिनकी जानें गई हैं एक अटैक में, क्या कहेंगे? हम बात करते हैं जी हम 300 जंगे उनके साथ लड़ेंगे, ये जो अपने घर के मामला हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, टीटीपी को, तालिबान को, या जो भी हैं? देखिए बलूचिस्तान के अंदर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कोई रूल नहीं चलता, जो कि इंटीरियर बलूचिस्तान है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं चलता। वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम और वहाँ पे एक कबायली सिस्टम, और वो उसको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा कोई भी इदारा जो है वो अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। तो पहले के ऊपर सबसे पहले तो आप इंटीरियर मामला तो अपने ठीक करें ना। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, जनूबी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है, इलेक्शंस आपसे नहीं हो रहे, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। भाई आप देखें, अगर आपने मुकाबला करना है उनको एजुकेशन में उनके साथ आप मुकाबला करें, एक हेल्दी कंपटीशन आप आए मुकाबला करें। और दूसरे नंबर पे अब वो मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने बोला है, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको आर्टिकल 370 लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो यार देखिए वो उनका अपना एक इंटीरियर मसला। और दूसरे नंबर पे आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। जहाँ पे जो हमारे पास 4 सूबे हैं ना, 4 सूबों में हमने ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जिसकी बिना पर हम जाके कह रहे हैं कि हमने उसको भी आज़ाद करवाना है। ठीक है, और वो फिर ये भी और हमने ये जंगे करके देख ली हैं मेरे भाई। हमें 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं। हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अभी भी ये दौर जो है ना, अब हम इंसानी तारीख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये सब लोग कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अब देखिए, हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं। हमारे यहाँ या वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। इमरान खान को गोलियां, अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया,
हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक डेमोक्रेसी के निज़ाम को क्यों नहीं चलने दे रहे? हो गया। अच्छा, इसी स्टेटमेंट के, इसी मतलब स्पीच के दौरान पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, जबकि उसे लार्जेस्ट हिपोक्रेसी कहना चाहिए अपने आप को, यानी कि भाई वो अपनी बात पे नहीं कायम रहता। आप मुझे बताएं, इससे हम अगर फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, कोई, मैंने एक दिन पाकिस्तानी से पूछा मुझे कोई 4 ऐसे कंट्री बता दें जिसके साथ इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के। आप मुझे बता दें कोई 3-4 ऐसे कंट्री। ऐसे तो कोई नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर, देखें जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अब वो उनका जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर है यार, वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है। जब बंदे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आएंगे तो आपको आउटपुट अच्छी मिलेंगी। अब मुझे देखें, इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें, आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है? ये जो नवारुल्लाह काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा, ज़ाहिरी बात है, जब नॉलेज नहीं होता उस तरीके से, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बता दिया गया, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता दिया गया, जब हम सारी ज़िंदगी वही सुनते रहते हैं तो ऐसी कोई बात करता है तो बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ पाकिस्तान से, जो लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़रा गूगल करके चेक करिएगा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़। इंडिया साइड कश्मीर में कितनी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे कितना हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं। इवन यूएई की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि इंडिया साइड कश्मीर की बात करें तो कितने ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। G20 की मीटिंग वहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे नहीं हुई। और एट दी एंड जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो एक बात दिलशाद भाई आ जाती है, यार जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दो, दूध दे दो, उन्हें शहद दे दो, जो भी दे दो, वो मजहबी तौर पे आज़ाद नहीं है, तो इस आज़ादी का क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं, यहाँ पे अगर हम मिनॉरिटीज़ हिंदूज़ की बात करें, फिर वो मजहबी तौर पर आपको मतलब ये फिर ऐसे तो बड़ी बात उठती है। देखें जी, पहले नंबर पे आप बताएं, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया? आप एक बात किसी इदारे के खिलाफ कर दें और उसके बाद आप अपना हशर देखेंगे, आपका हशर क्या होता है। आप एक बात किसी ऐसे मुल्ले के खिलाफ कर दें, उसके बाद आपके ऊपर कत्ल के फतवे लगते हैं, और आप बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वहाँ पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शिया कम्युनिटी जो हमारी है उसके साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है। उनकी इमाम बारगाहों को उनको उड़ाया, इन्होंने बम बांध के चले जाते थे। ठीक है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनके और हमारे यहाँ बाथरूमों के अंदर शिया काफर के नारे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग, जो लोग मेरे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको पता होगा, हर बंदे ने जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आपने उनके साथ क्या किया? जड़ावाला के अंदर आपने उनके साथ क्या किया है? हिंदुओं की तो बात नहीं ना करेंगे, उसमें तो जरा ज्यादा मजहबी टच आ जाएगा कि नहीं नहीं ये कैसी बात यार। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि कौन सा मजहब आपको ये सिखाता है कि आप दूसरे मजहब के लोगों की तौहीन करें? मुझे पहले नंबर पे बता दें, कोई ऐसा मजहब दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि ये बताता हो कि दूसरे मजहब लोगों की आप तौहीन करें, या उनके जो जज्बात है उनको मजरूह करें, या उनको कत्ल गारत करें। एक एलिमेंट ये भी आता है कि हमारे जो मौलाना हजरात हैं, सिर्फ मौलाना नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, जो कि मजहब को भी अपने तौर पे एक जो है वो मॉडरेट करके लोगों के सामने पेश करते हैं कि भाई इस्लाम ने ये कह दिया, मजहब ने ये कह दिया, जबकि हकीकत में वैसा होता ही नहीं है। यार देखें, ये जो हमारे यहाँ खास तौर पे ये जो मुल्ले हैं ना, जैसे मैं अब वो एक जमात का नाम नहीं लेना चाहता, यार अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी इस्लाम की खिदमत होती है कि वो एक रोड बंद कर देते हैं, एक गरीब बेचारा रिक्शा लेके जा रहा हो तो उसका रिक्शा तोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम निकलते भी तो गरीबों के लिए हैं ना, गरीबों के लिए निकलते हैं। वो बेचारा एक रिक्शा लेके जा रहा है, उसका रिक्शा तोड़ दिया। वो बेचारा एक रेडी लगा खड़ा, उसका फ्रूट उठा के ले गए, ATM मशीनें तोड़ दी। यार ये आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? और जो आपके लीडर्स हैं उनके ऊपर अगर तवज्जो करेंगे, वो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया था? एक साइकिल से आए थे वो, और आज वो जो वीगो डाले पे फिर रहे हैं यार, और वो क्रूजर पे फिर रहे होते हैं। इसलिए आप यार देखिए, सबसे पहले तो कोई भी मजहब जो है ना वो आपको इंतशार नहीं सिखाता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बंदा जो है वो मजहब प्रैक्टिस करे, उसको पूरा हक है। ठीक है, उसको कोई किसी चीज से आप मना नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, डिस्टर्ब ना करे। आप वो जैसे मर्जी प्रैक्टिस करे। अब हमारे यहाँ कई ऐसी मिनोरिटीज है, जैसे मैंने शिया का नाम लिया, उनको बेचारों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ठीक है,
वो कई जगह पे उन्होंने भी किया है, लेकिन उनके साथ भी बहुत हुआ, लेकिन फिर रिएक्शन कुछ ना रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आता है। अच्छा, दिलशाद भाई मुझे ये बताएं, ये कश्मीर का जो चूरन बेचा जाता है ये कितनी देर तक चलता रहेगा? मतलब मुझे अक्सर मैं सोचता हूँ कि यार जितना अब सोशल मीडिया पे चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सोशल मीडिया का मतलब या इंटरनेट पे मतलब आप सर्च करें तो बहुत सी ऐसी चीजें, अगर आप जानना चाहें, अगर आप वाकई में सच को समझना चाहें तो बहुत सी चीजें जो आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की यूथ की अगर बात करें, आज भी कश्मीर के नाम पे 1 मिनट में जज्बाती हो जाते हैं और फिर उसका एक नेगेटिव एलिमेंट जो है ना वो सामने लाया जाता है कि ये देखो ये क्या कह रहा है, कश्मीर इंडिया को दे दो। और मैं कहता हूँ भाई जो हमारे साइड पे है हमने उसके लिए क्या किया, और फिर दूसरे नंबर पे 76 साल से हमें क्या फायदा हुआ ये नारे लगाने का? मुझे जवाब दे दो बस। मैं तो नहीं कह रहा कि फायदा हुआ या नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। और कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है मुझे बताएं। जी, लोग सर बहुत पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को सारा पता है। यहाँ पे सिर्फ मेन मसला ये है कि यहाँ पे एक डर लगा हुआ है कि अगर हम कोई अच्छी बात करेंगे, कोई इस तरह की जो है वो रियलिटी पे बात करेंगे तो हमें कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। और सर ये हकीकत भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है यार। आप ये देखेंगे यहाँ पे जो इदारों के लोग हैं वो उन लोगों का भी लिहाज नहीं करते जो 80-80 साल के बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं यार। हमारे यहाँ वो